सीधे सीधे कह नहीं सकते थे। अगर आप सीधे सीधे कहते तो उसी दिन आपके यहाँ सवेरे सवेरे फौज पहुंच जाती और कहाँ चले जाते, कहाँ गायब कर दिए जाते। तो उस चीज को घुमा फिरा कर कहने के लिए जादुई यथार्थवाद उन लोगों ने अपने यहाँ अपनाया। वो जादुई यथार्थवाद दूसरा है, कहना कुछ और चाहते हैं, इशारा किसी और तरफ कह रहे हैं कि पढ़ने वाले इसको समझ जाएंगे। अपने यहाँ जो लोकोक्तियों में, पद्य में, गद्य में जादुई यथार्थवाद है, वह प्रायः अमरत्व की कामना से है कि हम कभी नष्ट नहीं होंगे। आप सब ने ऐसी पद्यात्मक कहानियां सुनी होंगी कि राजा था, रानी थी, राजकुमार थे, वो चले गए समुद्र के किनारे, उसमें एक राक्षस रहता था, उसने राजकुमारी को खींच लिया, या जुए में उसका भाई राजकुमार हार गया, फिर सब लोग जाते हैं कि हमारी राजकुमारी को वापस करो, फिर वो कहता है कि हम तो जीते हुए हैं। या एक कौवा हकनी की एक कहानी चलती है जिसमें उसको पैदा तो हुआ बच्चा, लेकिन बाकी औरतों ने डाह बस, सौतिया डाह बस कह दिया कि हटा दिया और वहाँ रख दिया ईंट पत्थर कि ये ईंट पत्थर तो तुम्हारे पैदा हुए हैं। तो राजा को जब पता चला कि हमारी रानी के ईंट पत्थर पैदा हुए हैं तो उसको घर से बाहर कर दिया कि ऐसी रानी रखने का क्या मतलब है। फिर वो बच्चे कहीं और पलते हैं, कहीं और पलते हैं, तो उसने कहा कि इनको मार दीजिए, तो मरवा देती है। जब मर जाते हैं तो वहाँ कमल के फूल बन के पैदा होते हैं या कोई पेड़ बन के पैदा होते हैं। फिर जब वो माँ उसके नीचे जाती है तो उसकी डाल झुक जाती है। फिर लोग पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है, तो पता लगाते लगाते लगता है जो ले गया होता है उन बच्चों को पाले होता है, वो कहीं कुम्हार है, कहीं कोई है, कहीं माली है, कहीं वो तालाब में सिंघाड़ा बेचने वाला है। हर जगह की अलग अलग कहानियां हैं। तो वो सारी कहानियां ये बताती हैं कि मार दिए जाने के बाद भी वो पेड़ बन करके, फूल बन करके वो अस्तित्व में रहते हैं और एक वक्त आता है कि वो फिर मनुष्य के रूप में जीवित हो जाते हैं और फिर उनका राजपाट लौट आता है। तो जो पश्चिम का जादू यथार्थवाद है वह सच्चाई को साफ साफ न कह पाने के डर से पैदा हुआ है, और जो हमारे यहाँ का यथार्थवाद है, एशियन कह सकते हैं या हिंदुस्तानी यथार्थवाद सारी बोलियों में है, वो सच्चाई से डर की वजह से नहीं पैदा हुआ है। वह इस मूल भावना से पैदा हुआ है कि असलियत कभी छुप नहीं सकेगी, सत्य की विजय होगी और देर लग सकती है उसमें। ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि एक दिन सच सामने आएगा, एक दिन कौवा हकनी फिर वास्तव में रानी बनेगी, और जो जिन्होंने उसके बच्चे को छिपाया था और उसको वनवास भेजा था उन सबके सिर कलम किए जाएंगे। तो दोनों ही यथार्थवाद में, जादू यथार्थवाद में ये मूल है। देखिए, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास जब आए तो हिंदी में जो अभी जिसको वर्तमान हिंदी राइटिंग कह सकते हैं, इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। शुरुआत होने को थी। वास्तव में अगर माना जाए कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में तो प्रेमचंद से ही हम इसकी शुरुआत मान सकते हैं, उन्हीं के सारे समकालीन आए। उसके पहले जो देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं उसमें कुछ जासूसी है, कुछ अय्यारी है। अय्यारी और जासूसी में मूलतः अंतर यह है कि अय्यारी का मतलब जो अपने देसी टुटके थे, किसी को गायब कर देने के, किसी को छुपा देने के, रूप बदल देने के, ये सब आए देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों से। और जो जासूसी उपन्यास आए उस जमाने में इब्न सफी बीए या और सारे लोग, वो पश्चिम से संचालित थे। जो पश्चिम के उपन्यास, क्राइम नॉवेल्स आ रहे थे, उनसे प्रभावित थे। तो देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को भी हम जादू यथार्थवाद की श्रेणी में ही रखेंगे। और बिल्कुल शुरुआती दौर के उपन्यास हैं। इन्होंने दो काम किया, एक तो रहस्य बनाए रखा, कथा में अपने रहस्य बनाए रखे और किसी रहस्य को उघाड़ने की प्रक्रिया में पूरा उपन्यास पाठक पढ़ जाता था। एक काम इन्होंने ये किया और इसी वजह से
इस रहस्य के बने रहने की वजह से ही लोगों ने उस जमाने में हिंदी पढ़ना सीखा। आपके 2 पीढ़ी पहले के लोग उर्दू जानते थे। आप अपने पिताजी को छोड़ दीजिए, वो नहीं जानते होंगे। आपके बाबा निश्चित रूप से उर्दू जानते थे, और उसके पहले आपके बड़बाबा तो उर्दू में ही लिख पढ़ सकते थे, उनको हिंदी आती नहीं थी। तो वो बड़बाबा वाली श्रेणी में है। जब 1900 ईस्वी के आसपास देवकीनंदन खत्री लिख रहे थे, 1896 1894, इस समय उनकी चीजें उभर करके सामने आती थी। एक चीज, और दूसरी चीज, उनका जो लोकेल था वो मिर्जापुर के जंगल थे। मिर्जापुर के जंगल पिछले 100 साल में कितने कट गए हैं, वो पहाड़ कितने प्लेन हो गए हैं, इसकी कल्पना आज आप नहीं कर सकते। मिर्जापुर के गजेटियर में लिखा हुआ है कि 1800 कोई जब स्वतंत्रता की पहला आंदोलन हुआ, उस जमाने 10-5 साल आगे पीछे में लिखा हुआ है कि वहां ऐसे गांव थे जिनकी रोजी केवल हाथी फंसाने से चलती थी। मतलब वो पूरा गांव का गांव हाथी का बच्चा फंसाता था, गड्ढा बना करके गिराता था और उसी को बेच देता था, और उसी से पूरा गांव खाता था। अगर आप इन दिनों विंध्याचल जाएं और उसके आसपास का एरिया देखें तो कल्पना नहीं कर सकते कि इतना गहन जंगल यहाँ रहा होगा और इतने बड़े पहाड़ रहे होंगे, खाई रही होगी कि जिसमें हाथी के बच्चे को फंसा दीजिए। तो उस जमाने में वो लिख रहे थे, उस जमाने में वो सारे जंगल थे, इसलिए वो जो चीजें हैं, जो लोकेल हैं, वो सब वहाँ पर हैं। नौगढ़ या और सारी चीजें जो लिखी गई हैं, वो सब वहाँ के लोकेल थे। तो उनको भी हम इसी श्रेणी में ले आएंगे, जादू यथार्थवाद की श्रेणी में, वो भी एक उसका रूप है। सर एक और प्रश्न है, जैसे हिंदी कहानी की जब यात्रा हम देखते हैं तो नामकरण एक बड़ा प्रश्न होता है कि नामकरण किस रूप में किया जाता है। जैसे नई कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी, इस तरह के समकालीन कहानी, इस तरह के नाम आते हैं। तो इन कहानियों में समय विशेष के आधार पे या संवाद के आधार पे या कथानक के आधार पे किस प्रकार से अंतर हम देखते हैं कि ये इस कैटेगरी में आएगी, ये इस कैटेगरी में आएगी, ये थोड़ा सा देखिए। असली बात तो यह है कि नामकरण सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए लोग करते हैं। उसमें जो प्रवृत्ति प्रमुख दिखाई देती है उसी के आधार पर नामकरण हो जाता है। नामकरण तो करना है, हर पीढ़ी का आपको बांटना है, बंटवारा करना है कि 80 के पहले की पीढ़ी थी, ये 60 की पीढ़ी थी। अब जैसे 60 की पीढ़ी में दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, काशीनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, ये सारे लोग आते हैं। उसी पीढ़ी में उससे थोड़ा पीढ़ी और पीछे जाइए तो राजेंद्र यादव और फणीश्वरनाथ रेण, कमलेश्वर, मोहन राकेश आते हैं, 4-5 नाम। उससे भी और पहले जाइए तो भैरव प्रसाद गुप्त वगैरह आते हैं, 4-5 नाम। फिर जैनेन्द्र जी आते हैं, फिर प्रेमचंद आ जाते हैं। उम्र के हिसाब से 20-20 साल के अंतर से आप देखिए तो जिस दौर में जो कहानीकार उभरा हुआ है उन सबको आप चिन्हित कर सकते हैं। 80 के दशक में लीजिए, बहुत सारे लोग आए। अभी नई में देखिए तो नीलाक्षी सिंह हैं, कुणाल सिंह हैं, चंदन पांडे हैं, वगैरह वगैरह लोग हैं। तो मुख्य तो ये है कि पीढ़ियों का अंतर है। अब उनकी कहानियों का मुख्य विशेषता क्या है, उसके आधार पर आप कहते हैं कि ये सहज कहानी है, ये 60 कुछ में तो कोई नाम नहीं दिया गया, 60 ही कह दिया गया। 60 के बाद वाली या 60 के पहले वाली। ये उसी तरह है जैसे गांव में कोई नाम जल्दी नहीं मिलता तो गांव से उत्तर दिशा से कोई बहू आ गई तो उसको कह दिया ये उत्तराही है, ये पूर्वाही है, कुछ नहीं नाम कहते इस तरह। ये 60 ये सब क्या है, ये इसी तरह से कुछ नहीं खोज पाए तो यही नाम कर दिए। सहजता की जहां तक बात है, प्रवृत्तियां बदलती ही रही हैं। जैसे हिंदी कहानी में ग्रामीण कथानक कभी भी मुख्य जगह नहीं ले पाया। अगर आया भी तो उसको आंचलिक कह दिया गया। आंचलिक किसी गुण के रूप में नहीं उपयोग किया गया। आंचलिक एक उसकी सीमा बना देने के लिए उपयोग किया गया कि इस अंचल विशेष की है। भले वो बाद में वो एक विशेषता मानी गई। रेणु जैसे समर्थ कथाकार के उभर आने के कारण आंचलिकता भी विशेषता पा गई, अन्यथा सारी कहानियां आंचलिक होती हैं। आप किसी शहर के अंचल पर लिखते हैं या किसी गांव के अंचल पर लिखते हैं। ये कहा जाएगा कि हिंदी कहानी में ग्रामीण कहानी अपनी
वह विशेषता, वह जगह नहीं बना पाई, क्योंकि गांव पर लिखने वालों की संख्या हमेशा कम रही, पढ़ने वालों की संख्या हमेशा गांव में ज्यादा रही और लिखने वालों की संख्या हमेशा गांव में कम रही। ये विरोधाभास है। अगर आप कोई कहानी के पर आगे अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि बहुत कम गांव पे लिखने वाले दर्जन भर भी पूरे नहीं हुए, न पहले कभी न आज। और अभी तो छोड़ दीजिए, हर जगह से लाइब्रेरी समाप्त हो रही है, लेकिन आज के 25-30 साल पहले कोई ऐसा गांव नहीं था जहां का एक पढ़ा लिखा अच्छा गृहस्थ, चाहे उसके यहाँ बाहर से कोई आमदनी थी कि नहीं, नौकरी चाकरी थी कि नहीं, खेती बाड़ी से ही अपना काम करते हुए उसके यहाँ भी 150 किताबें हर घर में मिल जाती थी जो पढ़े लिखे थे। तो इसलिए इस प्रकार कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ प्रेमचंद की हंस आती थी गांव में, और अभी तक रखी हुई है वो, उनके यहाँ के बच्चे बताते हैं। लेकिन आज उन गांव में आज की पत्रिका, आज का हंस नहीं पहुंच रहा है, आज का कथा देश नहीं पहुंच रहा है, आज का ज्ञानोदय नहीं पहुंच रहा है उन्हीं घरों में। उस समय वो पहुंचते थे। और लेखक पहले तो कुछ होते भी थे, आगे तो मुझे लगता है कि जब अभी श्रेणी बनाई जाएगी गांव पे लिखने वालों की, तो आगे 10-5 साल में कोई इक्का दुक्का ही याद करने पे आएगा। तो ये विरोधाभास हिंदी की कहानी के क्षेत्र में भी पाया जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है कि गांव में, जब मैंने गांव पे लिखना शुरू किया तो पहले मैं बहुत डरता था, क्योंकि शहरी कहानियां पढ़ता था, निहारिका और सारी थी, तो सब गांव पे, सब शहर पे रहती थी। और ये राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, ये सारे लोग उसी पे गांव पे लिखते, वो शहर पे ही लिखते थे। फिर कोर्स में प्रेमचंद वगैरह को पढ़ा तो हमने कहा अरे इस तरह तो झगड़ू महंगू तो हमारे गाँव में भी होते हैं, तो इसका मतलब झगड़ू महंगू की कहानी भी जगह पा जाएगी। फिर रेणु को पढ़ा, फिर शिव प्रसाद सिंह की 2-4 कहानियां पढ़ने को मिली, तब मुझे हिम्मत हुई कि हम अपने यहाँ की रजकिया की कहानी भी, शनिचरी की कहानी भी है लिख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे पास चूंकि इस तरह के कैरेक्टर्स थे, हमने देखे थे और मुझे वही अच्छे लगते थे, तो हमने लिखना शुरू कर दिया। नहीं तो आप सारे लोग जो यहाँ पढ़ने आए हैं उनमें से आधे तो गांव के आए ही होंगे, आधे शहर से आए होंगे, आधे गांव के आए होंगे। जो गांव से आए हैं और इसमें आपकी उम्र 25 साल हो गई है, तो गांव की वो स्मृति जो 5 साल से शुरुआत हो जाती है, 20 साल से आपके साथ है, लेकिन वो नहीं आ रही है। या तो वो इसलिए नहीं आ रही है कि आपको लगता है कि ये गांव में ये उपले पाथने की बात लिखना, या इस तरह गाय गोरू के नीचे धुआं सुलगाना, मच्छर भगाना, ये सब लिखना, ये कौन पढ़ेगा इसको, तो बहुत अच्छा काम नहीं है, इसमें इसका नाम लेने से ही स्मेल आती है, खराब सी आती है, तब इसको यहाँ से हम भाग गए, तब इसके बारे में क्यों दोबारा दिखाएं। मैं शुरू में लिखता था तो मैं तो चूँकि दूसरे वर्ग में था, अधिकारी में था, तो हाँ जो गांव से भी अधिकारी आए थे वो लगता था झाड़ पोंछ के साफ कर दिए हैं कि उनके यहाँ गांव का कोई रिश्तेदार नहीं है, वो गांव नहीं देखे हैं। इस तरह के लोग थे। जैसे मेरी कहानी थी, वो है श्री उपमा जोग, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वो लड़का पीसीएस हो जाता है, गांव में उसकी शादी हुई रहती है, गांव की उसकी औरत, पहले लड़कियां नहीं पढ़ती थी, तो बचपन में शादी हो गई। जब 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का रहा होगा तो उसकी शादी हो गई। मेरी खुद की शादी जब मैं 6 साल का था तो हो गई थी। तो उस तरह की उस उम्र में हुआ। अच्छा, बाद में लड़के तो को लोग पढ़ाते थे, लड़की को पढ़ाते नहीं थे, तो लड़की तो अनपढ़ रह गई और लड़का मौका पा गया, वो चला गया कहीं पढ़ने, इलाहाबाद चला गया, बनारस चला गया, दिल्ली चला गया, पढ़ लिया, वो पीसीएस हो गया। तो अब वो गांव की उस लेडी को अपने साथ शहर में लाने के लिए तैयार नहीं होता था। ये बोल नहीं पाएगी, ये तो गांव की भाषा बोलेगी, इससे हमारी प्रेस्टीज डाउन होगी। प्रेस्टीज डाउन होना उनके अंदर हीन भावना थी। आप अपनी बात दुनिया में चाहे जहां जा करके कहिए, आपका आत्मविश्वास होना चाहिएगा। क्योंकि सारी, देखिए, जब आप सोच लेते हैं कि हम जर्मनी में चले गए हैं, हम जापान में चले गए हैं, हम चीन में चले गए हैं, ये लोग तो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, कहीं मन के अंदर ये भावना भरी होती है। ऐसा संयोग है कि मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, पूरी दुनिया में कोई महाद्वीप बचा नहीं, देश तो बच गए हैं। लेकिन हर जगह के आदमी ऐसे ही होते हैं जैसे आप हैं। सब वही मिट्टी से निकले हैं, सब धीरे धीरे राइज कर रहे हैं या उठ रहे हैं या विचारों में। मैं चाइना गया, उसी बात पे फिर आता हूँ, भूल न जाऊँ,
कि क्यों, देखिए सब लोग कपड़े पहन के सारी दुनिया में चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो नंगे ही पैदा होते हैं, अल्टीमेटली अकेले तो और नंगे ही हैं। फिर आप नंगेपन से क्यों घबराते हैं कि मैं तो जरूर नंगा हूँ लेकिन अगला नंगा नहीं पैदा हुआ होगा। ये इसी तरह मानना है कि अंग्रेज लोग नंगे पैदा ही नहीं होते होंगे, ऐसा नहीं है, सभी नंगे पैदा होते हैं, सभी हाथ में कपड़ा पहनते हैं। और कैसे पूरी दुनिया एक है। मैं चाइना गया अभी पिछले साल, तो मैंने सोचा यहाँ के गाँव देखूँ कैसे, भाषा नहीं, वहाँ कोई अंग्रेजी नहीं जानता, हमारा वो टैक्सी ड्राइवर भी नहीं जानता था, लेकिन हमने उससे कहा था, होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बता दिया था उसको चाइनीज में कि इनको गांव भी जाना है। तो मैं और जगह तो घूमते घूमते गया, एक गांव में 2 दिन के लिए मैं गया, तो वो ले गया हमको एक गांव में। तो औरतें निकल आई, एक बूढ़ी रास्ते से चली आ रही थी, जिस पैसेज से हम लोग कच्ची सड़क से मेन से उतर के मेन रोड से जब घुसे तो एक बूढ़ी चली आ रही थी। गाड़ी देखी उन्होंने, कार देखा, तो उतनी दूर से थोड़ा उनकी चाल धीमी हो गई, हम लोग भी धीमे हो गए। उतरे तो मुस्कुराने लगी, वो 70-75 की रही होंगी, और कुछ कहने भी लगी, कुछ हंस हंस के बताने लगी। अब हम लोगों के कुछ पल्ले नहीं पड़े, हम लोग भी मुस्कुराने लगे, बस ऐसे ही कर सकते थे। फिर लौट पड़ी हमारे साथ। अब गांव थोड़ी दूर पे गांव था, वहां ले गई तो हम लोग गली में घुसे। वहां चाइना सरकार ने सबके लिए पुराने घर गिरा करके नए घर एक लाइन से बना दिए हैं, बहुत सारे जगहों पर। उसी तरह के घर में गए तो उनका चूल्हा देखा गया, उनकी लकड़ी देखी गई। उसके बाद हमारी श्रीमती जी थी तो गांव की, तो उनको एक जगह मटर का जेंगर दिखाई दिया। मटर उखाड़ लीजिए, जिसमें फली लगती है, तो उसका जो तना होता है ढीला ढाला सा, वो एक जगह पर रखा हुआ था। तो उन्होंने उसमें झांका तो उसमें एक मटर की फली बची हुई थी, तो हाथ डाल के उसको तोड़ ली और तोड़ के मुंह में डाली, देखें चाइना की मटर किस तरह होती है। तो एक लड़की उधर, उसकी माँ और एक लड़की, इतनी बड़ी बच्ची थी, गोरी चिट्टी जैसे चाइनीज होते हैं, उसने देखा, फिर दौड़ के अपने घर के अंदर गई और लौट के आई तो एक बाउल में, जैसे अपने यहाँ सरपत से निकाल के मौनी बनाते हैं, उसी तरह का इतने बड़े में वो ले आई क्या, उबली हुई मटर की छीमियां, मटर की फलियों को उबाल दिया गया था, दाना नहीं निकाला गया था, उबाल दिया गया था, वही ला करके हमारी श्रीमती जी के आगे उसने ऐसे कर दिया। तो देखिए भाषा नहीं है, बस उसकी आंखें थी और उसका वो प्रेजेंटेशन था। और उस समय का फोटो आप देखिए कि उसकी आंखें कैसे, स्वागत में इतनी बड़ी बच्ची, तो वो स्वागत चाहे यहाँ की इंडिया की बच्ची हो, चाहे चाइना की बच्ची हो, चाहे कहीं और की बच्ची हो, वो सब वही हैं, सारे ही आदमी वही हैं, सारे मनोगत भाव वही हैं। बस ये है कि अगर हमें बचपन में हीन भाव हमारे अंदर भर दिया गया, बहुत तरह के हीन भाव अपने यहाँ भरे जाते हैं ना, तो ये गांव के हैं इसलिए हीन भाव, ये फलानी बिरादरी के हैं इसलिए हीन भाव, या फलाने क्षेत्र के हैं, हिंदी भाषी हैं, गोबर पट्टी है इसलिए हीन भाव। तो बहुत सारी चीज़ों के हीन भावना हमारे अंदर भर देने की वजह से जिस तरह हम स्वतंत्र रूप से विकास कर सकते हैं पैदा होने के दिन से, वो नहीं हो पाता है। अन्यथा पूरी दुनिया एक जैसी है, सब उसी तरह हैं, कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये दूसरी बात है, कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब चाइना के लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, वहाँ हमने देखा कोई ऐसा आदमी मिलेगा ही नहीं जो 12-16 घंटे काम न करता हो। लेकिन एक और मुसीबत है, वहाँ जो हम लोगों की गाइड थी वो कह रही थी कि मैं तो इंडियन बहू बनना पसंद करती हूँ। क्यों? कि इंडियन बहू एक बार बन जाए तो जिंदगी भर के लिए फुर्सत मिल जाती है, फिर बार बार नहीं होगा। अभी तो यहाँ 2 साल में दूसरी शादी करनी पड़ेगी, तीसरी शादी करनी पड़ेगी। और इंडियन सासू माँ की सेवा कर दो तो बहुत सारे ऑर्नामेंट दे देती है। तो वहाँ ये भी था कि एक बच्चा है और हॉस्टल में है, और हस्बैंड 1 महीने अपने अकाउंट से उसको फीस भेजता है और अगले महीने वही अपने अकाउंट से। हमने कहा अलग अलग अकाउंट रखे हो तुम लोग क्या? कहा और क्या? हमने कहा क्यों? तो कहा पता नहीं कब हम लोगों का बिगाड़ हो जाए, अलग हो जाए, तो फिर कम से कम पैसा तो अपने पास रहे, जो जिसका कमाई है वो उसके पास है, और बच्चा चूंकि ज्वाइंट है तो 1 महीना हम देते हैं। तो ये भी दुनिया है। तो बहुत सारे मामलों में अब वहाँ की राइटिंग में ये चीज़ें आती हैं। जैसे लूसुन की कहानियाँ पढ़िए, एक पागल की डायरी पढ़िए, आप कितना जमाने में सन 36-38 के आसपास होते, उसमें वो विघटन उसी समय से उनके यहाँ मौजूद है। अपने यहाँ वो बात नहीं है, या अपने यहाँ अब आ रही है। आपने बेटी ब्याह दी
तो बहुत कम मामलों में फिर उसकी चिंता करने की जरूरत है। अब जो उसका आदमी कमाएगा वो सब उसी का होगा, कमाना उसका काम है, खर्चा करना उसका काम है। ये अपने यहाँ इस मामले में मतलब अच्छी चीज़ है। तो हम लोग कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए, फिर से कुछ और चलाइए तो। सर आपने गांवों के ऊपर लिखा है, जैसे अभी काफ़ी चर्चा हुई गांव वगैरह पे, तो 2 रचनाएं आपकी आती है, एक कसाई बारा है और फिर तर्पण है, लेकिन वहाँ के गांव अलग ढंग के हैं। तो उसके ऊपर जैसे ठीक है, कसाई बारा पे जो आपने लिखा तो वहाँ पर जैसे कल भी मैं पढ़ रहा था, पहले भी वो कहानी पढ़ी मैंने, तो उस तरह से कहेंगे कि दलित चेतना उस तरह से नहीं है और आगे चलकर कुछ उसका रूप हमें दिखाई देता है तर्पण में। तो इसे मतलब क्या और लेकिन साथ में ये भी बताया जाता है कि आपके यहाँ पर संवेदना ज़्यादा प्रमुख है, विचारधारा उस तरह से नहीं आती जैसे कुछ लेखकों के यहाँ देखने को मिलती है। तो किस तरह से इनके अंतर संबंध को हम देखें कि भाई वैचारिक स्तर पर अगर तर्पण को देखा जाए या फिर लेख की संवेदना को देखा जाए कि किस तरह उसका विकास हो रहा है, तो उसके ऊपर कुछ सर हम सुनना चाहेंगे आपके विचार से। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है कि कैसे कहानियों के माध्यम से जो दलित चेतना हमारे समाज में आ रही है वो कैसे स्थान पा रही है। कसाई बाड़ा कहानी सन 1976 में लिखी गई थी और 80 में प्रकाशित हुई। उस समय सनिचरी जो दलित पात्र है और वो अधरंगी है, वो इतना ही कर पाते हैं कि अनशन कर देते हैं कि मेरी बेटी वापस मिलनी चाहिए, लेकिन वो सफल नहीं होते हैं। और उस समय का जो गांव पे प्रभुत्व रखने वाला वर्ग है, चाहे प्रधान हो चाहे लीडर हो, दोनों ही उसके साथ धोखा करते हैं। एक उसकी जमीन लिखवा लेता है और एक उसकी बेटी बेच देता है और वो वापस लौट कर नहीं आ पाती। ये बात 80 के दशक की थी। फिर मेरी दूसरी रचना आई 2002 में तर्पण के नाम से। इसमें आप दलित चेतना देखिए कि यद्यपि रजपतिया के साथ बलात्कार नहीं हुआ, फिर भी उसके टोले के लोग कहते हैं कि बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाई जाए, इसलिए कि जब तक बलात्कार की रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे तब तक इसको वो सजा नहीं मिलेगी जो आजीवन कारावास होती है। नहीं तो ये छेड़छाड़ में दर्ज हो जाएगा और बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत करेंगे तो 6 महीने की सजा हो जाएगी छेड़छाड़ में। इसलिए कि धाराएं, दलितों के प्रश्न पर धाराएं निरंतर घटाते चलते हैं। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री खुद दलित है उसके भी इंस्ट्रक्शन ये रहते हैं कि धाराओं का जो गंभीरता है उसको कम करके दिखाया जाए। तो मायावती जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं उनके शासन में भी दलितों के प्रति जो अत्याचार होते थे उसकी रिपोर्ट भी उन्हीं के शासन में नहीं लिखी जाती थी, लेकिन तब इतना सचेत वो हो गए कि अब हम ये रिपोर्ट लिखाएंगे और वो जेल भिजवा देते हैं। जो अटेम्प्ट करता है, जो केवल प्रयास करता है, उसको भी वो दलित जेल भिजवा देते हैं। और उसकी तीसरी मेरी रचना भी आई है बनाना रिपब्लिक। देखिए सन 80 में वो छपी, हंस में छपी है शायद। बनाना रिपब्लिक को 2 पत्रिकाओं ने एक साथ 1 महीने में छापा। उसको छापा नया ज्ञानोदय ने फरवरी 13 में और कथा देश ने भी फरवरी 13 में ही छापा कि उनको वो छाप रहे हैं तो मैं भी छापूंगा। इसमें देखिए ये भी उसी गांव की राजनीति पर है, उसी प्रधानी के चुनाव पर है। जो लोग प्रधानी के चुनाव से गांव से सीधे आए हैं वो लोग देख रहे होंगे कि अगर प्रधानी की सीट आरक्षित भी हो गई, मान लीजिए किसी दलित के नाम आरक्षित हो गई, तो भी जो गैर आरक्षित लोग हैं जो पहले से प्रधान रह चुके हैं वो चाहते हैं कि मैं नहीं हो पा रहा हूं तो कम से कम मेरा समर्थक दलित इस पद पर आए ताकि मैं जैसे जैसे करता जाऊं वैसे वैसे वो करता जाए। यानी कि इनडायरेक्ट वे में मेरी पकड़ अभी भी प्रधानी पर कायम रहे, गांव पर मेरा दबदबा कायम रहे। लेकिन आप देखिए जैसे ही जग्गू उसको वो ठाकुर साहब हैं इलाके के, वही खड़ा करते हैं, वही खर्च देते हैं, वही पर्चा दाखिल करवाते हैं और उसको भेजते रहते हैं। अबे जगुआ इधर चला जा, उधर चला जा, अबे तबे करते रहते हैं और वो सब कुछ जुटा रहता है करने में। लेकिन जैसे ही वहां काउंटिंग हो रही है और सारे लोग हैं, जैसे ही पता चलता है कि जगुआ 4 वोट से जीत गया, इधर वो
ये तैयारी कर रहे हैं कि मेरे दरवाजे पे अभी विजय का जुलूस ले करके जगुआ आएगा, क्योंकि सवेरे मेरे ही मोटरसाइकिल और जीप से गया है। वो लौट करके आता है तो ये माला वाला भी लिए हुए हैं कि हम जगुआ को माला पहनाएंगे, जगुआ हमको पहनाएगा, उसकी विजय मानी मेरी विजय। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये इंतजार करते रहते हैं और जगुआ का विजय जुलूस आता है तो इनका दरवाजा छोड़ के सीधे अपने दरवाजे पे चला जाता है। तो इनको बहुत बड़ा झटका लगता है। इतने दिनों में 25-30 साल में ये जो परिवर्तन दलितों में आ रहा है, इसको आप अनदेखी नहीं कर सकते। और जो भी ध्यान से देखेगा वो देखेगा कि परिवर्तन आ रहा है, अब वो बात नहीं है। तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है तो कथा साहित्य में भी आना स्वाभाविक है और इसमें भी आ रहा है। अभी मेरी एक कहानी आई है, आई नहीं है बल्कि आ रही है। अभी 4 दिन पहले आने से पहले मैं उसको देख करके आया हूं। उसका नाम है कुच्ची का कानून। वो बिल्कुल नई बात स्त्रियों के लिए उठाती है, स्त्रियों के हक की बिल्कुल नई बात उठाती है कुच्ची का कानून। अभी नवंबर के प्रथम सप्ताह में वो तद्भव पत्रिका में छप करके आएगी। उसमें एक लड़की है, वो अपनी ससुराल गई है और उसको अभी कोई इशू नहीं है, तब तक उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट। अब उसको कोई बच्चा नहीं है, 22-24 साल उसकी उम्र है, उसका पूरा जीवन कटना है, वो कैसे कटेगा। और उसके सास ससुर हैं जिनको बहुत चाहती थी और वो भी उसको बेटी की तरह मानते हैं। और उसके मरते ही उसके जो पट्टीदार लोग हैं, चाहे वो पट्टीदार ही है, सगा भाई नहीं है, लेकिन पट्टीदारी में एक भाई है, उससे बड़ा, वो चाहता है कि बस अब ये यहाँ से भागे और ये सब खेती बाड़ी पे अब मेरा हक होगा। जैसा कि जो कम से कम उधर उत्तर प्रदेश से जो लोग आए वो जानते ही होंगे कि तुरंत नजर लग जाती है कि वहीं जब उसकी चिता जला रहे होते हैं तभी से शुरुआत कर देते हैं कि अब इसको कैसे भगाया जाए, यहाँ से इस पर क्या आरोप लगाया जाए। एक आदमी रात में इसके घर में घुस जाओ, एक आदमी हल्ला मचा दो, एक आदमी कुछ कर दो, सुबह शाम बाहर अंदर जाती है। तो वो लड़की कहीं नहीं जाती और मुकाबला करती है उन लोगों का जो इसके सास ससुर को किसी भी तरह अपने कब्जे में ले करके इसके सारी खेती बाड़ी को हड़प लेना चाहते हैं। और फिर वो कहती है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा आदमी चला गया तो क्या मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, मैं अपना उत्तराधिकारी खुद पैदा करूंगा। तो गांव पूरा सन्नाटे में आ जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसकी वो अपनी सास को राजी करती है, केवल सास को राजी करती है, कहती है अरे नहीं बिटिया ऐसा काम मत करो, हम लोग गांव में रहने नहीं पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। कहा नहीं अम्मा बहुत जरूरत है। जब जब वो मारपीट करता है, उसके ससुर को मार देता है, कभी खोपड़ी फोड़ देता है, कभी और कुछ हड़प लेता है, तब तक कहती है कि अब हम लोग अपना उत्तराधिकारी पैदा करेंगे जो इसको बड़ा होकर के इसको सबक सिखाए। अभी देखिए ये कल्पना है, हमने कल्पना में इसको सोचा था कि अभी ऐसी स्थिति आई नहीं है हमारे समाज में। और वो पंचायत होती है, एक बच्चा किसका है, वो कहती है किसी से क्या मतलब है कि किसका है, मेरा बच्चा है। क्या मेरा अकेला होना काफी नहीं है? जरूरी है कि हम किसी आदमी का ही नाम लें? हम किसी से भी ले सकते हैं, किसी से हमने ले लिया, जिससे लिया इसी शर्त पर लिया तुम मेरा नाम नहीं बताओगी और मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। किसी दूसरे से क्या मतलब है, मैं अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ अपने घर में। ये कहानी मेरी आ रही है, ये आएगी तो बहुत चर्चित होगी और ये लगता है कि अभी बहुत आगे की बात है, लेकिन ये आगे की बात नहीं है। जब मैं ये कहानी लिख रहा था तो मेरी एक बड़ी साली है, मैं उनसे गीत लेता हूँ, उनसे गांव के जो नए नए डेवलपमेंट हुए रहते हैं उनके पास जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि और नई बात बताइए, इसमें गांव में क्या हुआ, आपके गांव में क्या हुआ, बगल के गांव में क्या हुआ। अब ओल्ड एज में है, वो 75 की हो गई हैं, लेकिन वो जानती हैं कि इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत रहती है, ये कच्चा माल है मेरे लिए, तो इकट्ठा करके रखती हैं। जब जाते हैं तो अलग हम लोग बैठ जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो बहुत सारी चीज़ हमको देती हैं और छोटे बच्चियों को उनको भगा देते हैं, जाओ तुम लोग अपना काम करो। तो उन्होंने कहा कि ये बात आपने कैसे जानी, कैसे आपने सोचा? हमने कहा क्या जाना? तो उन्होंने, हमारी श्रीमती जी वो भी थी, तो उनसे कहा कि अरे सुनो जी, ये तो अपने गांव की वो राधिका की कहानी है।
उन्होंने कहा कि ये तो अपने मायके की राधिका की कहानी है। तो हमने कहा राधिका का क्या हुआ? तो पता चला कि जब वो उनकी हमारी श्रीमती जी की बड़ी बहन 10 साल की रही होंगी, यानी सन 60-8 में, तब ऐसी घटना उनके गांव में घटित हुई थी। और राधिका अभी भी 81 वर्ष की हैं और अपने गांव में हैं। उन्होंने इस तरह एक बच्चा अपने लिए पैदा किया था। क्यों? क्योंकि उनके अजिया ससुर भी मर गए और उनके ससुर भी मर गए, तो उनको तो एक एक औलाद हो गई। और ये जब आई राधिका ब्याह कर, तो इनको कोई औलाद नहीं हुई और ये विधवा हो गई। तो उस घर में 3 विधवाएं थी, 3 पीढ़ी की 3 विधवाएं केवल थी। उन औरतों ने, उनकी सास ने और उन्होंने मिल करके ये डिसाइड किया कि अपने यहाँ कोई आना चाहिए, अगली पीढ़ी चलनी चाहिए। नहीं तो किस 10-5 साल के अंदर किसी दिन भी कोई पट्टीदार आएंगे, हम तीनों का सिर काट देंगे और चले जाएंगे, जैसा कि गांव में उधर होता है, हर जगह ही होता होगा। तो मैं तो ये कहानी सोच रहा था कि बिल्कुल नई बात मैं लिख रहा हूँ, पता नहीं ये स्वीकार होगी आज के जमाने में कि नहीं। आज तो सन 60 में लोग वास्तव में घटित कर चुके हैं। तो हमारा समाज बहुत विविधतापूर्ण है, जितना ज्यादा जानिए उतना ही आपको गहरे जाने की जरूरत है। तो दलित के बिंदु पर भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। बहुत सारे इसमें हमने सृजन के रसायन में अपने बहुत ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है। जैसे जंगू एक कैरेक्टर है इसमें, हमारे क्षेत्र में था, जिसने किसी विधवा की जमीन हड़प ली, एरिया के किसी दबंग ने, या कोई इस तरह ज्यादती कर ली। अगर वो विधवा रोते पीटते गई, जंगू अपने घर में नहीं रहते थे, उनकी बूढ़ी माँ रहती थी, उनकी माँ के यहाँ FIR दर्ज कर दिया किसी औरत ने जा करके, और बेटा लौट के देर सवेर आया, घर आया या खेत की सिवार में आया, बता दिया फलाने गांव फलानी बुढ़िया आई थी और फलाने उसके साथ जाति किए हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर वो उनको पकड़ करके, और हम लोगों की तरफ एक महुआ का पेड़ होता है, बड़ा होता है, और उसकी जड़ें काफी बाहर तक कभी निकली रहती हैं, ऐसे कुछ ऊपर आ गई, कुछ नीचे चली गई। तो बीच में जो सांस रहती थी जमीन और जड़ के बीच में, वो उसमें उनका पैर डाल के और ऐसे ऊपर उलट देता था। तो कहता था कि आपका ज्यादा चलना फिरना समाज के लिए ठीक नहीं है, आप अपने दरवाजे पे बैठे रहे। तो ऐसे कई कैरेक्टर हैं। तो ऐसे अभी, और हमने 95 में लिखा था, जनमत एक पत्रिका निकलती है, कि आप कभी सुनेंगे कि जग्गू का इनकाउंटर हो गया, आप ये मत मानिएगा कि वो सही इनकाउंटर होगा, निश्चित रूप से वो फर्जी इनकाउंटर होगा। और अभी जग्गू का इनकाउंटर मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले जग्गू का इनकाउंटर हुआ। उसके ऊपर से सारे केस खत्म हो गए, क्योंकि कोई गवाही देने को तैयार नहीं हो कि इनकी टांग किसने तोड़ी, डर के मारे कि हम नहीं बताएंगे, और अंधेरे में पकड़ता था, तोड़ देता था। तो सारे मुकदमे उसके खत्म हो गए। तब एरिया के बहुत सारे लोग जो थे, उन्होंने दरोगा को पटाया, अपने घर रहने लगा, केस खत्म हो गई। भैया इससे किसी तरह पिंड छुड़ाओ, इलाके में बड़ी बेइज्जती हो रही कि 20 लोगों का टांग तोड़ चुका है। तब उसको एक फर्जी केस बना करके उसको गिरफ्तारी दिखाए और रास्ते में कहे कि इसके साथियों ने हमला कर दिया पुलिस पर, और पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया, उसमें ये मारा गया। तो उसका इनकाउंटर हुआ। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे हमारे इलाके में एक पाणे बाबा का मेला लगता है ना। पाणे बाबा एक जमींदार की ज्यादती के खिलाफ प्राण दे दिए थे। जनता ने उनकी याद को सुरक्षित रखने के लिए हर साल मेला लगता है। हमारे घर से पाणे बाबा करीब 70 किलोमीटर दूर है, और हमारे घर से पाणे बाबा के मेला में लोग इसी तरह चारों तरफ से जाते हैं, फैजाबाद से भी जाते हैं, आजमगढ़ से, जौनपुर से, सुल्तानपुर से। तो ऐसे कैरेक्टर्स को जनता याद रखती है। उनमें से कुछ पर मुझे लिखना है जो अपनी सीमा के कारण नहीं लिख पाया, तो उनके बारे में भी इस किताब में मैंने लिखा है। तो आपके यहाँ ये रहेगी तो हो सकता है जरूर जानना चाहेंगे। सर एक सवाल और था, दूसरे लोगों ने चर्चा की है कि आपके जो पात्र हैं उसमें जो जिन्हें मतलब कहेंगे कि पॉजिटिव पात्र है, या जिनको आपकी सहानुभूति मिली, या जो वास्तव में यथार्थ रहे, आपकी मुठभेड़ जिन पात्रों से हुई है, उनका तो आपने नाम वगैरह डिटेल्स में बताया है। लेकिन जिन्हें खल पात्र कहा जाएगा या कुछ नेगेटिव कैरेक्टर जो रहे, तो उनके बारे में कई लोगों ने चर्चा की, और मैंने भी वो चीज़ देखी कि आपने उनके नाम विशेष के ऊपर फोकस न करते हुए एक तरह से वर्ग चरित्र के रूप में उनको प्रस्तुत किया है। और उसका भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा कि किस तरह चीज़ें बदल जाती है जब किसी का
एक विशेष नाम आप रख देते हैं, या आप उसके वर्ग चरित्र के रूप में आपने उसे मान लीजिए तहसीलदार कह दिया या थानेदार कह दिया, तो वो एक अलग तरह का कैरेक्टर फिर हमारे सामने उभर कर आता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर, ये जो पात्र है जिन्हें खल पात्र, जिन्हें इस तरह से जिनको रखा गया है, विशेष नाम वगैरह न देके वर्ग चरित्र वहाँ पर रखा गया है, क्या ये भी उसी तरह से आपके लिए यथार्थ रही है जिस तरह जिन पात्रों को आपकी संवेदना मिली, सहानुभूति मिली? हाँ, ये भी जैसे किसी को थानेदार कह दिया, दरोगा कह दिया, तो चाहे दरोगा जिस भी वर्ग वर्ण से आया हो, जब वो दरोगा हो जाता है तो फिर दरोगा ही हो जाता है। फिर उसको याद नहीं रहता, मान लो दलित वर्ग से आया है तो भी वो नहीं चाहता कि लोग उसको दलित समझें, वो कुछ अपना ऐसा सरनेम लगा लेता है। जैसे जब जग्गू जीत गया तो उसने कहा कि मेरा सरनेम क्या रहेगा, उसने क्या सरनेम अपना खोजा था, कहा कि जग्गुआ, तो पहले तो उसका कुछ और नाम था, जग्गू का नाम क्या था भूल गए हैं, तो उसका कुछ ऐसे नाम था, जग्गू जग्गू कहने लगे, और बाद में उसने टाइगर नाम खोजा उसने। हाँ, जगत नारायण उसका नाम था, जगत नारायण गांव वाले जग्गू कर दिए तो उसको खराब लगता था। तो बाद में जब जिस दिन प्रधानी जीता उसी दिन उसे कहा कि आज से मुझे लोग नारा लगाते हैं, जीत गया भाई, जीत गया है, जग्गू भैया जीत गया, डांटता है उसको, जग्गू भैया नहीं, जेएन टाइगर कहो, जीत गया भाई, जीत गया, जेएन टाइगर जीत गया। तो ये जो वर्ग चरित्र है, चाहे जहां से आया हो, जब वो कुछ बन जाता है तो वो उसी तरह उसी व्यवस्था में जाना चाहता है जहां से उसको रुतबा हासिल हो, चाहे नाम से रुतबा हासिल हो, चाहे जो हार जाते हैं, जैसे एक बार प्रधान हो गए गांव में तो वो प्रधान जी हो जाते हैं, वो उनका वो हटता नहीं है। जैसे मिलिट्री से रिटायर होके आए सूबेदार साहब, तो मरने के दिन तक सूबेदार है, फौजी, हाँ फौजी साहब। तो ये जो है, जो दरोगा है, तहसीलदार है, जो बेईमानी के प्रतीक हैं, जो क्रूरता के प्रतीक हैं, अगर उनको पद नाम से कह दीजिए तो बताने की जरूरत नहीं है, एक नाम आप बता देंगे। मान लीजिए कह दे कि फलाने तिवारी बहुत बदमाश है, तो खाली तिवारी बदमाश हो गए, पांडे दुबे छूट गए, या फलाने सिंह छूट गए, तो उसमें फिर किसको किसको आप बताएंगे? और अगर तहसीलदार बता दिए, दरोगा बता दिए, या ग्राम सेवक ही बता दिए, या प्रधान ही बता दिए, तो जो प्रधान होगा सब उसी रास्ते पे जाएगा, चाहे वो तिवारी हो और चाहे जग्गू हो। एक प्रश्न और है, जैसे कहानी हम लिखते हैं अगर, तो समाज को ही प्रतिनिधि बना के लिखते हैं, समाज के प्रति ही लिखा जाता है। जैसे कुछ काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, तो काल्पनिक कहानियों में जैसे वैज्ञानिक तथ्य हो, या ज़्यादा से ज़्यादा कल्पना की उड़ान हो, या इस जैसे समुद्र की कुछ कहानियाँ, यात्रा की कुछ कहानियाँ होती हैं, क्या इन कहानियों का साहित्यिक महत्व होता है, और या साहित्य के अंतर्गत ये गिनी जाती है, और गिनी जाती है तो किस रूप में, किस नज़र से देखा है? नहीं, साहित्य तो सब कुछ है, सब कुछ साहित्य में समाहित हो जाएगा। उसके बारे में भी तो हमें जानना चाहिए। जो समुद्री यात्राएं हैं, पहले तो वो इतने रोमांचक होती हैं, जैसे कैप्टन कुक वगैरह ने पूरी दुनिया उस जमाने में 200, 300, 400 साल पहले निकल पड़े, जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे यही मुश्किल था। तो उसमें रहस्य है, रोमांच है, नई चीज़ों की जानकारी है, लौट करके आपको बताते थे। जो जैसे आपके यहाँ आलू आई, आपके यहाँ गोभी आई, ये सब तो ब्राज़ील वगैरह से आई है ना, गेहूं ही आपके यहाँ नहीं था, वो भी कहीं बाहर से आया। तो उसका इस तरह का भी महत्व है और उसका साहित्यिक महत्व है। ये संयोग की बात है कि हिंदी में बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं हुआ, नहीं तो जो कम से कम 1 दर्जन इस तरह के समुद्री यात्राएं करने वाले लोग हैं, उनके सारे अनुभव कभी ट्रांसलेट कर दिया जाए तो आप एक बार उसमें डूबेंगे तो वापस नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ सच्चाई तो इतनी हाई पोटेंसी की होती है कि उसके लिए कल्पना से महल खड़ा करना बहुत कठिन है। आप जहाँ के बताए हैं रहने वाले हैं, उस रास्ते पर 1.5 किलोमीटर जाने पर कोपागंज से चलिए, जो आप बताए, तो पहले वो एक नाला जैसा ऐसे रहता था, वहाँ की ज़मीन ऐसे है, फिर ऐसे उठती है, जहाँ से उठती है वहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाइए तो बाईं तरफ एक भट्टा था, एक मूरत यादव थे और एक राय साहब थे, दोनों लोग साझे में भट्टा चलाते थे। और किसी बात पे झगड़ा हो गया, मूरत ने, राय साहब का नाम याद नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने उन यादव की दोनों आँख फोड़ दी, दोनों आँख ऐसे ही फोड़ दी।
और मुहूर्त अपना बैठे रहते थे, भैया हमारा हिस्सा हड़ा प्लेन देखा, हमारे दोनों आँख भी फोड़ दिए। कितना समय चला गया, कितना समय चला गया, वो दीनहीन हो गए। 1-2 साल बाद कुछ कहने के लिए आए, कुछ और कहे, चला इसको हमारे नाम लिख दीजिए। मूरत यादव के बेटे से या मूरत यादव से ही कुछ कहने के लिए वो आए, उनके भाई से, कि चलिए कर दीजिए। तो वो भी कहे कि अच्छा राय साहब, अच्छा राय साहब कहते हुए पास में दोनों आ गए, एकदम पास में आ गए। वो अंधे थे, एकदम पास में आ गए। तो कहे कि राय साहब आप बुढ़ाए कि अभी ऐसे हैं जैसे थे, कहाँ हैं आप? ऐसे छूने लगे उनको, छूते 1 सेकंड में उनकी नटाई है, दोनों ने लगा के 2 मिनट में खत्म कर दिया। 7-8 साल उनकी आंख फोड़े हो गया था, पता नहीं था किनके मन में ऐसी आग लगी हुई है। ये आपके घर के पास की घटना है, आप जाकर के पूछिएगा, है ना। और ये घटना मुझे 25-30 साल पहले मिली थी, जब मैं वहाँ पोस्टेड था। अभी मैं चाहता हूँ कि इस पर लिखूं, अभी नहीं लिख पाया। आप सोचिए। एक प्रश्न मेरा है कि जैसे अभी हर चीज़ जो है जल्दी में करने का ट्रेंड आ गया है, ग्लोबलाइजेशन कारण हर काम को जल्दी में, जैसे कहानीकारों के पास कोई घटना घटती है तो उस घटना को लेके कई लोग सक्रिय आते हैं कि हम इस पर कहानी लिखेंगे। तो इस सक्रियता में कई बार होता है कि जैसे कोई घटना है और कहानी की घटना घटी और 2 महीने में उसके ऊपर कहानी आ गई। तो इस ट्रेंड में क्या होता है, कई बार जो तर्क है वो सही नहीं हो पाते हैं। पता चला कि उन्होंने कहानी लिख दी एक तथ्य को लेके और घटना की जाँच हुई, पता लगा तथ्य दूसरा निकला। तो उसमें जो है पाठक को जो है एक नुकसान आता है कि गलत व्यू बन जाता है। तो इसके बारे में देखिए, कहानी तत्काल लिखने वाली चीज नहीं है, और जो तथ्य की बात है वो तो और भी लिखने वाली चीज नहीं है। कहानी तो इफेक्ट लिखती है, तथ्य पत्रकारिता लिखती है, एक चीज। और दूसरी चीज, हर चीज का अपना एक समय लेती है। जैसे गेहूं आप बोएंगे तो कार्तिक में बोएंगे और चैत में ही कटेगा। चाहे जितना खाद डाल दीजिए, चाहे जितना पानी डाल दीजिए, वो जो उसकी प्रोसेस है टाइम की, वो नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे कोई बीज बो देते हैं खेल खेल में, फिर सवेरे खोद के देखते हैं कि जमा कि नहीं जमा, फिर ढांक देते हैं, फिर अगले दिन खोदते हैं। तो ये जो कुतूहल है, ये जो जल्दबाजी है, ये पत्रकारिता को तो शोभा देती है, ये कहानीकार को शोभा नहीं देती है। हर चीज अपना समय लेगी। अगर उससे पहले आप पपीते का पेड़ लगाएंगे तो 10 महीने में फल देने लगेगा, आम का पेड़ लगाएंगे तो 5 साल लगेंगे उसको, महुआ का पेड़ लगाएंगे तो 25 साल, कटहल लगाएंगे तो 25 साल ले लेगा तो फलने में। तो आप जल्दी फल चाहते हैं तो उस तरह का फल लगाइए, रिपोर्टिंग करिए, कविता लिख दीजिए फट से। लेकिन अगर आप उपन्यास लिखेंगे तो पूरा अनुभव आने दीजिए, अपने अंदर सीझने दीजिए। अचार सिझाया जाता है, खटाई सिझाई जाती है, तभी ना उसका टेस्ट। अभी आज ही खटाई आपकी दादी बनाई, सवेरे आप निकाले खाने लगेंगे तो एक लपट मारेंगे कि अभी इसको सीझते जाने दें, है कि नहीं। तो हर चीज का समय होता है, वो समय आपको उसे देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो वो इफेक्ट नहीं। जी सर, जैसे उदय प्रकाश जी के कहानी का ट्रेंड उन्होंने चेंज किया। उन्होंने कहानी को जैसे उपन्यास की तरह लिखना शुरू किया, जैसे उन्होंने लंबी कहानी और उस समय जो है बहुत विवाद भी हुआ, क्योंकि एक सीमा है कि जो है कहानी का मूल्य भी होता है कि कथानक के पीछे जो है, किरदार के पीछे जो कथानक चलती है, उपन्यास अलग चीज़ है। तो दोनों में अंतर आया, तो आप सर उसको कैसे देखते हैं? हाँ, दोनों में अंतर था। पहले दोनों में अंतर था। कहा जाता था कि कहानी तो अंधेरे में एक चीख की तरह है। किसी विदेशी का कथन है, आलोचक का, कि कहानी अंधेरे में एक चीख की तरह है कि सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है कि वहाँ कुछ हुआ। अब क्या हुआ वो पूरा बताने के लिए आपको उपन्यास लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम बता रहे हैं, विधागत परिवर्तन हो रहे हैं, लोगों के पास पढ़ने के लिए समय कम है। आप 400 पेज की किताब देख कर ही उसको रख देते हैं कि इसको कभी हम फुर्सत में पढ़ेंगे, और वो फुर्सत फिर दुनिया में कभी आती नहीं है और आप चले जाते हैं। तो लेखक भी 400 पेज को चाहता है कि 40 पेज में कह दे, और पाठक भी पढ़ना शुरू करने के पहले लास्ट का पन्ना गिन लेता है कितने पेज हैं और कितना समय लगेगा, हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसकी वजह से कहानी विस्तार ले रही है और उपन्यास अपने को संक्षिप्त कर रहा है। और बीच की विधा लंबी कहानी या औपन्यासिकता या नॉवेलेट
जो अभी आया है अंग्रेजी में, हिंदी में लंबी कहानी या उपन्यासिका शब्द आया है। हमने अपनी कहानी अभी लिखी कुच्ची का कानून। कुच्ची कहती है कि हम इस तरह बताए ना कि हम अपना बच्चा पैदा करेंगे, तो गांव पंचायत सब लोग कहते हैं भाई अब इस गांव में कुच्ची का कानून चलेगा, बाकी सब कानून किनारे हो गए। तो कुच्ची का कानून हमने एक कहानी लिखी, पहले एक बार में लिखी तो वो 40 पेज की बनी, दोबारा लिखी 56 पेज की बनी, तिबारा लिखी 70 पेज की। तो अब फिर हमने उसमें और थोड़ा बहुत घटा बढ़ा के उसको 80 पेज का कर दिया और अब उसका नाम रख दिया उपन्यास। तो अब वो तद्भव में आएगी तो उस पर उपन्यास लिखा रहेगा, क्योंकि प्रकाशक बार बार फोन कर रहा है राजकमल वाला कि उसको उपन्यास बना दीजिए, अरे 10-5 पेज और डाल दीजिए उसी में, कहानी में कहाँ ले जाएंगे हम उसको। तो अब वो उपन्यास बन गई है, वो लंबी कहानी, क्योंकि एक ही कथानक चलता है। तो इस तरह जो है विधाओं का अतिक्रमण हो रहा तो है। सर ये दोनों में ऐसा नहीं है कि मतलब अंतर दिखाई पड़ता है कि जैसे हम उपन्यास घोषित करती हैं, जैसे आपने कहा, और उदय प्रकाश जी जो है वो कहानियों को उपन्यास के तरीके से लिखते हैं, लेकिन वो कहानी उसको रखना चाहते हैं। वो भी उपन्यास लिखने लगे, मोहनदास कहानी के लिखा था और वो छपवा दिया उपन्यास के तौर पर। तो ऐसा नहीं है। हमारा त्रिशूल कहानी लंबी कहानी के तौर पे छपा था और प्रकाशक ने उपन्यास के तौर पे छाप दिया। प्रकाशक को फायदा होता है कि अलग किताब छपेगी, अलग दाम रखा जाएगा, अलग ऑर्डर आएगा, अलग पैसा मिलेगा। तो सर ये प्रकाशक के मतलब एक प्रकाशक की तरफ से तो नहीं होना चाहिए। हमको भी लगता है कि इतना बूढ़े हो गए, अभी 4 ही किताब आई है, एक और आ जाए अलग से छप जाए। नहीं तो पता चला 5 कहानियां मिल के एक किताब आएगी। लोग पूछते हैं जिंदगी भर से घोंच रहे हो क्या लिखे है, तो उसमें यह हो जाता है कि चलिए एक अच्छा सर आपने जैसे जी हाँ आजकल तो ऑनलाइन भी जमाना है, सब लोग इंटरनेट जाते हैं, कैसे साहित्य और इंटरनेट के मतलब एक नए माध्यम में आप हाँ, साहित्य तो इंटरनेट के माध्यम से आ ही रहा है। उसमें मतलब साहित्य की वो जो आपने कहा सृजन की जी जो चरण है, तो आजकल तो सब लोग लिखते हैं, मतलब लेखक ही नहीं, सब लोग अपनी अपनी कहानी लिख रहे हैं ऑनलाइन में। हाँ। चाहे मैगजीन में हो, चाहे फेसबुक में हो। आप इसके बारे में हाँ, देखिए अगर आप सीधे फेसबुक पर ही जाके लिखेंगी और जो लिख देंगी उसको मतलब बढ़वा के लकीर कह देंगी कि अब इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तो उससे बड़ा नुकसान है। आइजक सिंगर कहते हैं, शायद आइजक का ही कथन है कि कचरे का डिब्बा, ध्यान रखिए, कचरे का डिब्बा लेखक का सबसे बड़ा दोस्त है। तो आपके पास अगर कचरे का डिब्बा है, आपके पास दोस्त है, तो उसको कुछ खिलाते पिलाते रहेंगे ना। तो ऐसे ही कचरे का डिब्बा पास में रखिए और रोज उसको कुछ खिलाते पिलाते रहिए। एक बार लिखिए, नहीं बना फाड़ के फेंक दीजिए, दोबारा लिखिए, तिबारा लिखिए, एक ही बात को 5 जगह लिखिए, 5 तरह से, फिर मिलाइए कि कौन ज्यादा सही है। अगर ऐसा करके तब फेसबुक पे डालेंगे तो उसका महत्व होगा। और जो हाथ से निकल गया सब धान भाई पसेरी हो जाएगा, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो ये माध्यम तो बेहतर ही है। हमारे ब्लॉग हैं, मेरा ब्लॉग है shiv-murthy.blogspot.com, तो हम सीधे उस पर कुछ नहीं लिखते हैं, हम पहले अलग से लिखते हैं। जब ये हो जाता है कि अब ये सबसे ज़्यादा संक्षिप्त हो गया, अब इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता, तब उसमें डालते हैं। हमारी वेबसाइट है, तब उसमें डालते हैं। आप उस पर जाइए तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी छपी हुई हैं वो भी उस पर मिल जाएंगी। और उस पर आप ये नहीं कभी पाएंगे कि जो किताब के फॉर्म में है वो ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा सारगर्भित है, और जो ब्लॉग पे है वो कम है, ऐसा नहीं पाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप 1 मिनट में कहीं पहुँच जाते हैं। देश के, दुनिया के किसी कोने में उंगली रखा और आपने जो लिखा है वो आ गया। ये इसका बहुत उपयोग, सही उपयोग होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये मानेंगे कि जो ये तो छप ही जा रहा है, मैं ही छापने वाला, मैं ही लिखने वाला, तो चाहे जो लिख दूं, तो फिर इससे नुकसान होगा, आपकी अपनी क्वालिटी गिरेगी और उस विधा की भी महत्व, उस विधा का भी गिरेगी। भाषा को आप कैसे चुनते हैं कि कौन सी भाषा कहानी में रखनी? भाषा अलग से चुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भाषा बोलते हैं वही लिखते हैं। अब गांव का आदमी कोई बोलता है, हम तो गांव की कहानियां लिखते हैं, तो गांव का आदमी कोई बोलता है तो वो चुन के थोड़े बोलता है।
चुन के बोलने वाले तो एकाध लोग होंगे जो एक वाक्य बोलते होंगे। ज़्यादातर तो जो रोज बोलते हैं वही बोलते हैं। तो हमारी कहानियों में भी जो बोलते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। सर एक ये चीज़ हो गया है जैसे टेस्ट। सर आप अपने ब्लॉग पे सर वही कहानियाँ डालते हैं जो पहले से छप चुकी होती हैं या कुछ अदर लिखते हैं? नहीं, ब्लॉग पे हम अपनी कहानियाँ भी डालते हैं। मेरे बारे में जो कहीं छपा है, मेरे इंटरव्यू हैं, मेरे भाषण हैं, मेरे लेख हैं, वो सब भी हैं, वो सब भी हैं ब्लॉग पे। तो आप जाएंगे तो सारा कुछ मिलेगा। सर मेरा एक सवाल और है, जैसे मैं भी लिखता हूँ थोड़ा बहुत, और जब मैं कलम से लिखता हूँ पेज पे, पन्ने पे, तो वो मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मैं लिखते जाता हूँ, फाड़ते जाता हूँ,